बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत छोटे से गांव सुरजनपुर में दो भाई रहते थे। आरव और करण दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। आरव बड़ा भाई था, तेज दिमाग वाला, चालाक और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ। वह हमेशा बड़े सपने देखता था और उन सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार रहता था। वहीं छोटा भाई करण बिल्कुल अलग था, शांत, सीधा, मेहनती और दिल से बेहद साफ। उसे जमीन से, मिट्टी से और अपने गांव से अटूट लगाव था। उनके पिता रामेश्वर जी एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके अपने परिवार को संभाला था। उनकी एक ही इच्छा थी, उनके दोनों बेटे साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से रामेश्वर जी का निधन हो गया। उस वक्त कर्ण सिर्फ 17 साल का था और आरव 24 का। घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ सावित्री देवी टूट चुकी थीं। अब उस घर में सिर्फ आंसू थे और जिम्मेदारियों का बोझ। देखो करण, अब हालात बदल गए हैं। हमें प्रैक्टिकल सोचना होगा। ये छोटी सी खेती हमें कहीं नहीं ले जाएगी। भैया आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन सिर्फ खेत नहीं है, ये हमारी पहचान है, पिताजी की आखिरी निशानी है। भावनाओं से पेट नहीं भरता करण। अगर हम यहाँ रहे तो जिंदगी भर गरीबी में ही सड़ते रहेंगे। आरव की आंखों में शहर के बड़े सपने थे, ऊंची इमारतें, बड़ी गाड़ियां और ऐशो आराम की जिंदगी। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ बिजनेस शुरू करूंगा, बड़ा बनूंगा। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा। माफ कीजिए भैया, मैं ये गांव, ये खेत छोड़कर नहीं जा सकता। ये मिट्टी मेरे लिए सब कुछ है। करण के शब्दों में दर्द था, लेकिन उसके फैसले में अडिग विश्वास भी था। माँ सावित्री देवी दोनों बेटों के बीच खड़ी थीं, आंखों में आंसू, दिल में डर। वो चाहती थीं कि दोनों साथ रहें, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद आरव ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी। हाथ में पैसा आया और वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर ने आरव को खुले हाथों से अपनाया। उसने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत शानदार रही, पैसा आया और उसी के साथ आया घमंड। अरे करण, तू अभी भी कीचड़ में ही पड़ा है क्या? मैं यहाँ एसी ऑफिस में बैठता हूँ, बड़ी बड़ी डील्स करता हूँ। भैया आप खुश हैं, बस वही काफी है। करण ने कभी जवाब में कटु शब्द नहीं कहे। वह हर दिन खेतों में पसीना बहाता और रात को थक कर सो जाता, लेकिन संतोष के साथ। उसके लिए सच्ची खुशी मेहनत में थी, दिखावे में नहीं। समय बीतता गया। जहां एक तरफ आरव शहर की चमक दमक में खोता जा रहा था, वहीं करण धीरे धीरे अपनी मेहनत से गांव में सम्मान कमा रहा था। उसने खेती के नए तरीके सीखे, पशुपालन शुरू किया और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि जहां मेहनत और सच्चाई होती है, वहीं कहीं न कहीं लालच और अहंकार भी सिर उठाने लगते हैं। और जल्द ही इन दोनों भाइयों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से वापसी आसान नहीं थी। समय धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा और दोनों भाइयों की जिंदगी अब पूरी तरह अलग रास्तों पर बढ़ चुकी थी। एक तरफ शहर की चकाचौंध में डूबा हुआ आरव और दूसरी तरफ मिट्टी से जुड़ा, मेहनत में डूबा हुआ करण। लेकिन किस्मत कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद आरव एक बार फिर अपने गांव सुरजनपुर लौटा। इस बार पहले से भी ज्यादा दिखावे के साथ। महंगी कार, चमकते कपड़े, तेज खुशबू वाला परफ्यूम और चेहरे पर वही पुराना घमंड। अरे करण, तू अभी भी इसी हालत में है। ये फटी पुरानी धोती, ये कीचड़। भैया यही मेरी दुनिया है और मैं इसमें खुश हूँ। करण की सादगी आरव को हमेशा चुभती थी। उसे लगता था जो इंसान शहर में नहीं है वो कुछ भी नहीं है। गांव में आरव के आने की खबर फैलते ही रिश्तेदारों और गांव वालों की भीड़ उसके घर के बाहर लग गई। हर कोई उससे जुड़ना चाहता था।
हर कोई उसकी शहर वाली सफलता का हिस्सा बनना चाहता था। इसी बीच गांव के मुखिया रघुवीर चौधरी की नजर पड़ी आरव पर। उनकी एक बेटी थी निशा। निशा खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे शानो शौकत की आदत थी। माँ, आपने देखा, मुखिया खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। बेटा, रिश्ता सिर्फ पैसे से नहीं, समझदारी से निभता है। आप चिंता मत करो माँ, अब हमारा समय बदल चुका है। कुछ ही दिनों में आरव और निशा की शादी धूमधाम से हो गई। समय आगे बढ़ा। अब बारी थी करण की जिंदगी में एक नए अध्याय की। करण ने भी शादी की एक सीधी सादी लड़की से, गौरी। गौरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई, सेवा और सम्मान भरा हुआ था। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। बस इतना साथ ही काफी है, बाकी हम मेहनत से सब बना लेंगे। करण और गौरी की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें संतोष था। सुबह सूरज के साथ उठना, खेतों में काम करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाना, यही उनकी खुशियां थीं। वहीं दूसरी तरफ शहर में आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। शुरुआत में जो व्यापार उसे आसमान तक ले गया था, अब वहीं धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। ये कैसे हो रहा है? हर महीने घाटा क्यों बढ़ रहा है? उसका एक साझेदार, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, असल में धोखेबाज निकला। पैसा डूबने लगा, कर्ज बढ़ने लगा और इसी बीच उसकी पत्नी निशा की मांगें भी बढ़ती जा रही थीं। सुनिए, मुझे नए गहने चाहिए। हर फंक्शन में वही पुराने पहनकर मैं थक गई हूँ। निशा, अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने ये जिंदगी चुनी थी, तंगहाली नहीं। घर में रोज झगड़े होने लगे। शांति की जगह तनाव ने ले ली। जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ तकरार थी। धीरे धीरे आरव का व्यापार पूरी तरह टूटने की कगार पर आ गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन वो भी आया जब बैंक ने उसकी दुकान पर ताला लगा दिया। गाड़ी चली गई, घर नीलाम हो गया और जो आदमी कभी आसमान में उड़ रहा था, वो अब जमीन पर आ गिरा। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हम सच में सड़क पर आ गए हैं? मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा समय दो। लेकिन इस बार समय उसके साथ नहीं था। उधर गांव में करण अपनी मेहनत से आगे बढ़ता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से एक और छोटा खेत खरीद लिया था। गांव वाले अब उसकी मिसाल देने लगे थे और एक दिन आरव वापस उसी गांव में लौटा। लेकिन इस बार न कोई गाड़ी थी, न कोई रुतबा, सिर्फ थकान और टूटा हुआ आत्मसम्मान। उसने दूर से देखा, करण अपने खेत में काम कर रहा था और उसके चेहरे पर सुकून था। ये कैसे हो सकता है जिसे मैं कुछ नहीं समझता था, आज वही मुझसे आगे कैसे निकल गया? उसके अंदर जलन फिर से जाग उठी। पछतावा तो था, लेकिन उससे ज्यादा ईर्ष्या जिंदा थी और यही ईर्ष्या अब उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से लौटना और भी मुश्किल होने वाला था। गांव की वही गलियां, वही लोग, लेकिन हालात अब पूरी तरह बदल चुके थे। जहां कभी आरव शान से चलता था, आज वहीं सिर झुकाकर गुजर रहा था। उसकी नजरें बार बार करण के खेतों की तरफ उठती, जहां हरियाली लहलहा रही थी और मेहनत की खुशबू साफ महसूस होती थी। ये सब इसका कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था ये जिंदगी भर यहीं फंसा रहेगा, लेकिन आज ये मुझसे आगे निकल गया। ईर्ष्या धीरे धीरे उसके मन में जहर की तरह फैलने लगी। पछतावा था, लेकिन उससे ज्यादा दूसरे को गिराने की चाह जाग चुकी थी। उधर घर में निशा की हालत भी अब बदल चुकी थी। न वो गहने थे, न वो कपड़े, न वो ऐशो आराम। ये जिंदगी मैं नहीं जी सकती। हर रोज दूसरों को खुश देखकर मैं अंदर से जल रही हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ निशा, थोड़ा वक्त दो। वक्त? कब तक? जब तक हम पूरी तरह खत्म ना हो जाएं। निशा के शब्द आरव के दिल में चुभते गए।
उसका आत्मसम्मान पहले ही टूट चुका था। अब उसका धैर्य भी खत्म हो रहा था। और तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस कहानी की दिशा बदल दी। कुछ ही दिनों बाद सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। करण पूरी तरह टूट गया था। उसने अपनी माँ की हर सेवा, हर जिम्मेदारी दिल से निभाई थी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? अब मैं किसके लिए मेहनत करूंगा? गौरी ने उसे संभाला और पूरे संस्कार पूरे सम्मान के साथ संपन्न किए गए। आरव भी वहां मौजूद था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। कुछ दिन बीते और एक सुबह आरव चुपचाप तहसील कार्यालय की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से, रतनलाल। रतनलाल नाम से सीधा लेकिन काम से बेहद चालाक। कागजों का खेल, झूठ को सच बनाना उसके लिए आम बात थी। मुझे एक वसीयत बनवानी है, ऐसी कि कोई शक ना कर सके। काम हो जाएगा, बस कीमत सही होनी चाहिए। करण, अब ये घर और ये जमीन तुम्हारी नहीं रही। क्या मतलब? ये देखो, माँ की वसीयत। उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। करण के हाथ कांपने लगे। उसने कागज लिए और ध्यान से पढ़ने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। कानून कागज देखता है, भावनाएं नहीं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर कोई हैरान था, लेकिन कागज के सामने कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। भैया, आपने पहले ही आधी जमीन बेच दी। अब जो बचा है वो भी छीन लेंगे। ये छीनना नहीं है, ये मेरा हक है। करण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी पत्नी गौरी का हाथ पकड़ा और चुपचाप वह घर छोड़ दिया। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, जो उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। एक झोपड़ी, एक गाय और ढेर सारी उम्मीदें। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम फिर से सब बना लेंगे। हाँ, इस बार और मेहनत करेंगे और खुद को साबित करेंगे। जहां एक तरफ धोखा जीतता हुआ नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई फिर से उठने की तैयारी कर रही थी। लेकिन आरव एक बात भूल गया था कि झूठ की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। धोखे से हासिल की गई जीत पहली नजर में भले ही आसान लगे, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी होता है। आरव ने घर और जमीन तो अपने नाम कर ली, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा डर बस गया था। हर आवाज उसे शक जैसी लगती, हर नजर उसे सवाल करती हुई महसूस होती। सब ठीक है, सब मेरे नाम है, फिर भी ये बेचैनी क्यों है? उधर करण अपनी छोटी सी जमीन पर फिर से मेहनत में जुट गया था। सुबह से शाम तक खेत में काम और रात को अगले दिन की योजना। गौरी हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। सच्चाई कभी हारती नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। शायद यही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। करण के शब्दों में विश्वास था और वही विश्वास उसे आगे बढ़ा रहा था। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। जिस आदमी की मदद से आरव ने ये फर्जी वसीयत बनवाई थी, वही अब उसके लिए खतरा बन चुका था। रतनलाल, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, अब अपने पैसे लेने वापस आ गया। आरव जी, काम तो मैंने कर दिया, अब मेरी मेहनत की कीमत दे दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त दो, मैं दे दूंगा। वक्त? आप पिछले 2 महीने से यही कह रहे हैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए, आज ही। इतना सब कुछ मेरे ऊपर आ चुका है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं बाद में दे दूंगा। देखिए, मुझे बहाने पसंद नहीं है, और हाँ, मैं सब जानता हूँ। रतनलाल की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला हो। अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो मैं सबके सामने सच्चाई बता दूंगा। ये सुनकर
आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी नहीं, सच्चाई का इशारा है। लेकिन आरव का घमंड अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था जा, जो करना है कर ले, मैं नहीं देता पैसे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगले ही दिन गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। मामला गंभीर था और पूरे गांव की नजरें उसी पर टिकी थीं। आरव पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। उसे लगा आज भी वो सबको अपने झूठ पर यकीन दिला देगा। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। रतनलाल भी वहां पहुंचा, लेकिन अकेला नहीं। उसके हाथ में थे असली सबूत। गांव वालों, आज मैं एक सच बताने आया हूँ जो बहुत दिनों से छुपा हुआ था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। ये जो वसीयत आरव ने दिखाई थी, ये पूरी तरह फर्जी है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये दस्तखत सावित्री देवी के नहीं है। ये कागज मैंने खुद बनाए थे, आरव के कहने पर। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर मत जाओ। अगर झूठ है तो ये असली रिकॉर्ड देख लो, तहसील से निकाले हुए। पंचायत के सामने सारे सबूत रख दिए गए। अब सच छुप नहीं सकता था। गांव के मुखिया उठे। उनकी आवाज में सख्ती थी। आरव, तूने अपने ही भाई के साथ धोखा किया और अपनी माँ के नाम का भी अपमान किया। ऐसे इंसान को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फैसला सुना दिया गया। करण को उसकी जमीन और घर तुरंत वापस दिया जाए और आरव को गांव से बाहर किया जाए। ये सुनते ही आरव का सब कुछ खत्म हो गया। इस बार उसके पास ना कोई बहाना था, ना कोई शब्द। वो चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। धूल भरे रास्ते पर चलता हुआ। अब वो वही आदमी नहीं था जो कभी आसमान छूने के सपने देखता था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। गांव से निकाले जाने के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ना उसके पास घर था, ना पैसा, ना कोई अपना। वो गांव-गांव भटकने लगा। कभी मजदूरी करता, कभी खाली पेट सो जाता। काश मैंने उस दिन लालच ना किया होता। काश मैंने अपने भाई को धोखा ना दिया होता। हर दिन उसके लिए एक सजा बन चुका था। लोग उसे पहचानते थे, लेकिन सम्मान से नहीं, एक सबक की तरह। जहां भी वो काम मांगने जाता, उसकी बदनामी उससे पहले पहुंच जाती। हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं जो अपने ही भाई का ना हुआ, वो हमारा क्या होगा। ये शब्द आरव के दिल को हर बार चीर जाते। अब उसके अंदर ना घमंड बचा था, ना ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा। उधर करण की जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी। उसे उसका घर वापस मिल गया था। उसकी जमीन, उसका सम्मान, सब लौट आया था। लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, उसका दिल। हे भगवान, मेरे भाई को सही रास्ता दिखाइए, उसके मन का अंधेरा दूर कर दीजिए। जिस भाई ने उसे धोखा दिया, उसी के लिए वो दुआ कर रहा था। आप सच में बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गौरी की आंखों में गर्व था, क्योंकि उसे पता था सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। दिन बीतते गए और एक दिन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे करण की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी फटे कपड़ों में कमजोर और थका हुआ था। वो आरव था। भैया, करण, मैं इस लायक भी नहीं कि तुझे अपना भाई कह सकूं। उसकी आवाज में दर्द था और आंखों में आंसू। मैंने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना सम्मान और सबसे बड़ी बात, तुझे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये वही पल था जहां एक इंसान बदले की राह चुन सकता था या माफ करने की। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात है। चलो भैया, घर चलते हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दर्द के नहीं, बल्कि राहत के। वो समझ चुका था सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में होती है। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है,
जो इंसान लालच और धोखे का रास्ता चुनता है वो कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में सब कुछ खो देता है। और जो इंसान मेहनत, सच्चाई और धैर्य का साथ देता है वो देर से सही लेकिन हमेशा जीतता है। अब आप बताइए, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली किरदार कौन लगा?